जी बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है हमारा, कौन सा? कोशिका जीवन की इकाई, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि हमने स्टार्ट तो कर दिया है। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसके जो कुछ लक्षण बच गए हैं वो बताऊंगा। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आप में से कई बच्चे जानते होंगे, लेकिन मैं गारंटी कह रहा हूं ये चीज मैक्सिमम बच्चों को परेशान करती है। मैं बताऊंगा क्या करती है, अभी रुकना है ना, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, आइए बेटा जी बात करेंगे किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिका की, फिर आएंगे क्विज और लास्ट में आपको डीपीपी। ठीक है, हाँ जी बेटा जी, कोशिका की बात कर रहे थे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि भैया कोशिका जो होती है वो हमारी बेटा जी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, हमने बोला कि पहले हम पढ़ेंगे कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, फिर हम बाद में पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। अब मैं एक बार ना आपको याद दिला दूं कि हमने पढ़ा क्या था, क्योंकि हमें ना एक दिन के गैप में ही ना भूल जाते हैं कि क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हमेशा मेरे लेक्चर्स में ये जरूर मिलेगा कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, ये जरूर आपको मिलेगा। क्या कि देखिए, मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि हमारी कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक कोशिका हम पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका के हमने लक्षण देखे थे। क्या क्या देखा था, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया इनका माप और आकार क्या होता है, भिन्न होता है। ये कौन से जगत में आती है? मोनेरा जगत में आती है, जिसमें तीन प्रकार के जीव मिलते हैं, जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोला था। क्यों बोला था ये बता दिया था, क्योंकि वो अपनी आकृति बदलते रहते, क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती और उनसे जो रोग होता है उसमें लक्षण निमोनिया के जैसे पैदा होते हैं, इसलिए हमने उनको पीपीएलओ बोला। ठीक है, ये बताया। फिर मैंने आपको बताया कि इनका आकार और माप जो है अलग अलग होता है, अलग अलग माप की होती है, अलग अलग आकार की होती है। मुख्य रूप से मुख्य जीव जो था मोनेरा जगत के अंदर, ये मुख्य प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो कौन है? जीवाणु है, जिसकी मुख्य रूप से चार प्रकार की आकृतियां थी। दंडाकार आप जानते हैं, छड़ आकार की थी। गोलाकार आप जानते हैं, कोशाकार यानी कौमाकार, और सर्पिल। मैंने आपको उदाहरण सहित भी बता दिया था इनके। ठीक है, इनके उदाहरण भी बताइए थे। किसके बेटा जी? जीवाणुओं के। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया था सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव है ना, सब में कोशिका भित्ति होती है। किसको छोड़कर बेटा जी? माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। ये मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने बोला था कि इनको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते क्यों हैं, क्या मीनिंग होता है प्रोकैरियोट्स का, तो मैंने आपको बताया था ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं मिलता, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। याद आ रहा होगा। फिर मैंने बताया था कि इनका आनुवांशिक पदार्थ कैसा होता है? नग्न होता है। अब यहाँ पर नग्न का मतलब दो था। क्या? या तो हम बात करें कि भैया किसी केंद्र के आवरण के अंदर नहीं मिल रहा, सीधी सी बात है, या उसके पास कपड़े नहीं है। क्या? हिस्टोन प्रोटीन नहीं था। ठीक है, याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन उनके पास नहीं होता। ठीक है, तो ये बिंदु भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट मैंने बोला था कि जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ अन्य आनुवांशिक पदार्थ मिल रहा था जिसका नाम क्या था? प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड कुछ विशेषता दिखा रहा था। ये प्लाज्मिड जो है कुछ विशेषताएं दिखाते हैं, कुछ विशेष लक्षण दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था क्या? प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधकता दिखाते हैं। कौन बेटा जी? आपके प्लाज्मिड। ठीक है, जो मैंने बोला था ये आपके एक अध्याय में हम पढ़ेंगे। कौन सा? हमारा, याद रखना, भूल मत जाना, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी जब अध्याय आएगा वहां पर इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट मैंने लास्ट लक्षण आपको बताया था जाते जाते पिछली क्लास में कि भैया यहाँ पर कुछ अंतर्वलन होते हैं, कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ घूम जाती है, उनको हम बोलते हैं मीसोसोम। कार्य क्या होता है मीसोसोम का ये नहीं बताया, अभी बाद में बताऊंगा, जब आएगा तसल्ली से बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा, मीसोसोम क्या होता है? कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ वलन जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मीसोसोम। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट या मैं बोलूंगा आखिरी बिंदु, आखिरी बस एक बिंदु कल पिछले लेक्चर में रह गया था, वो मैं आपको बता देता हूं, जो बहुत बड़ा बिंदु है जिसको समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वो है क्या? राइबोसोम।
ध्यान से सुनना बेटा, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ध्यान से देखिएगा, और ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है। बालक ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में फर्क क्या था हम अच्छे तरीके से जानते हैं। भैया यहाँ पर सुविकसित केंद्रक आवरण मिलेगा, यहाँ पर नहीं है। चलो जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सोचना, और बहुत सारे अंतर है, मैं जो मेन चीज है उस पर फोकस करता हूं। बेटा कोशिका द्रव्य होता है, आप बोलेंगे हाँ सर कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में ध्यान से सुनना, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग होते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर यूकैरियोट्स में होते हैं, मैं बिल्कुल बोलूंगा हाँ होते हैं। जैसे अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, ये कौन है बेटा जी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, ठीक है। और क्या होता है सर? गोल्जिकाय होता है, गोल्जिकाय, हाँ जी होता है। सर माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ जी बिल्कुल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सर अगर ये पादप कोशिका है, अगर ये पादप कोशिका है तो इसमें हरित लवक भी होगा। क्या होगा? हरित लवक भी होगा। सर लैनकाय यानी लाइसोसोम, लाइसोसोम। देखिए ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ये सारे हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। कहीं आप पूछो सर अंतःप्रेय द्रव्य जालिका क्या होती है, सर गोल्जिकाय क्या होता है, सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सर हरित लवक क्या होता है, सर लैनकाय लाइसोसोम क्या होता है। बेटा एक एक चीज आएगी, तसल्ली रखना। मैं बार बार बोलता हूँ पेशेंस बहुत जरूरी है, पढ़ाई में भी हर चीज में भी, है ना। हाँ जी, तो ये क्या है बेटा? ये कोशिकांग है। क्या है बालक? कोशिकांग है, ठीक है। अब और भी दिखा रहा हूं, और देखिए राइबोसोम, ध्यान से सुनना। क्या बेटा जी? राइबोसोम। ये है बेटा राइबोसोम जो मैंने लाल रंग का दिखाया है, दिख रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है? चले आगे, चल। राइबोसोम आपको कहां दिखाई दे रहा है, जल्दी से मुझे बताएं। आप बोलेंगे सर कोशिका द्रव्य में दिख रहा है, ठीक है भैया। और कहीं भी दिख रहा है? लाल रंग के और कहीं भी दिख रहे हैं? हाँ जी दिख रहे हैं। आप बोले हाँ सर लाल रंग के, आपने अलग से बोला भी है, इट मीन्स होंगे। हाँ जी है। यानी यहां पर ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। इन दोनों कोशिका को पहले मैं अगर तुलना करता हूं तो ध्यान से देखना, समझना, ध्यान से सुनना। जो मैं चीज आपको समझाने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। यहां पर और यहां पर अगर मैं तुलना करूं तो कोशिकांग, कोशिकांग यानी कोशिका के अंग जो है, जैसे हमारे शरीर के अंग है ऐसे कोशिका के क्या होते हैं? अंग होते हैं जो उसका कार्य करते हैं, है ना। तो कोशिकांग जो हम नाम देते हैं, यहां पर इस कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में सारे कोशिकांग है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतःप्रेय द्रव्य जालिका है? नहीं। गोल्जिकाय है? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं। हरित लवक? नहीं। लैनकाय? नहीं। कोई भी कोशिकांग नहीं है सिवाय किसको छोड़कर? राइबोसोम को छोड़कर। यानी एकमात्र ऐसा कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी है, वो है राइबोसोम। मेरे ख्याल से इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी क्या, कि साफ साफ लिखा हुआ है राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोटिक अंगकों का अंगक नहीं पाए जाते हैं। यानी कहने की बात जो थी क्या, कि जिस तरीके से यूकैरियोटिक जो अंगक होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। किसको छोड़कर? किसके अलावा? राइबोसोम के अलावा। आई होप इतना सा मीनिंग समझ में आ गया होगा,
चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का इतनी सी बात क्लियर है कि राइबोसोम के अलावा बाकी सारे कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं, सिर्फ राइबोसोम होता है। लेकिन यहां पर सब होते हैं, यानी एक ऐसा कोशिकांग जो दोनों प्रकार की कोशिका में मिलता है, वो कौन होता है? राइबोसोम। अब आपका प्रश्न होगा कि सर यहां पर जो राइबोसोम है, यहां पर जो राइबोसोम है, क्या एक जैसे है कि अलग अलग है? आप पूछेंगे सर यहां पर जो राइबोसोम है, सर यहां पर जो राइबोसोम है अलग अलग है कि एक जैसे है? तो अलग अलग है। कैसे बेटा? अलग अलग है। कौन से हैं? ध्यान से सुनना। देखिए बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये जो राइबोसोम आपको मैंने बताए हैं, ये राइबोसोम होते हैं 70S। क्या नाम है इनका? 70S। ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स में ध्यान से देखना मैं क्या दिखाने वाला हूं। यूकैरियोट्स में जो कोशिका द्रव्य में मिल रहे हैं, कहां पर मिल रहे हैं जरा सोचिए। राइबोसोम कहां मिल रहा है? कोशिका द्रव्य में। ये कहां मिल रहा है? कोशिका द्रव्य में मिल रहा है ना। ये होते हैं 80S। आपका प्रश्न होगा, मैं जानता हूं, आप पूछेंगे सर ये S क्या है, सर ये 70 क्या है, ये 80 क्या है? पेशेंस, एक एक चीज आएगी, तसल्ली रखिएगा, है ना। तो बेटा जी यहां पर जो राइबोसोम है वो कौन सा? 70S। और यहां पर यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य में जो मिल रहा है वो कौन सा? 80S। लेकिन, किंतु, परंतु, ध्यान से सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और हरित लवक के अंदर, किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर जो राइबोसोम मिल रहा है बेटा जी याद रखना 70S है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, दिमाग की चाबी घुमाएं और जल्दी से सोचिए प्यारे बच्चों, सोचो फटाफट, ध्यान से जल्दी से सोचिए। 70S प्रकार का राइबोसोम, बस इतना सा सोचो, 70S प्रकार का राइबोसोम किसकी खासियत है? आप बोलेंगे सर प्रोकैरियोट्स की। मैं बोलूंगा नहीं, 70S जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और यूकैरियोट्स में भी मिलता है। लेकिन यूकैरियोट्स में कहां मिलता है? कोशिका द्रव्य में कि दो कोशिकांग में? दो कोशिकांग में। कौन सा? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरित लवक में। ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में कौन सा मिलता है? याद रखना 80S। ठीक है। तो आपको कई सारी बुक्स में ना पता है मिलेगा क्या कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S और यूकैरियोटिक में होता है 80S। लेकिन भैया याद रखना यूकैरियोटिक कोशिका में 70S भी होता है, लेकिन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और किसमें? हरित लवक में। ठीक है। अब आप ये बोलेंगे सर इतना तो समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, यहाँ पर 70S है, यहाँ पर कोशिका द्रव्य में 80S है, माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में 70S है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक किसके जैसा लक्षण दिखा रहे हैं? सोचो, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक किसका लक्षण दिखा रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के जैसा लक्षण नहीं दिखा रहे। भैया प्रोकैरियोट्स में मिल रहा था ना 70S, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जैसा राइबोसोम किसमें मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। आई होप इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी। अब वापस से आपका प्रश्न घूम फिर कर यही होएगा ना कि सर ये 70 क्या है, सर S क्या है, सर ये 80 क्या है, सर ये S क्या है? पूछेंगे ना। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना, समझना, इस चीज को ध्यान से देखना बेटा। समझना, ये जो राइबोसोम 70S जो होता है, ये 80S जो होता है, इसको मैं एक बार दिखाता हूं। देखिए ये है बेटा, मान लेते हैं 70S राइबोसोम। ये क्या है? 70S। और ये है बेटा जी 80S, है ना। ये 70S है और ये 80S। अब सब आप बोलेंगे सर इनकी संरचना में ये गोले गोले क्या है? ये बेटा राइबोसोम की इकाई है। ये है छोटी इकाई और ये जो है ये है बड़ी इकाई। एक है छोटी इकाई और एक है बड़ी इकाई। ठीक है। छोटी इकाई जो है, ध्यान से सुनना, छोटी इकाई जो होती है बेटा इसे हम बोलते हैं, याद रखना है आपने, 30S। क्या बोला? छोटी इकाई को हमने बोला है 30S। अब आप मुझे बताएं बड़ी इकाई क्या होगी? जल्दी से सोच समझकर फटाफट मुझे बताएं कि सर छोटी इकाई 30S है, यानी जो छोटी इकाई है ना उसको हम बोलते हैं क्या कि ये 30S है,
और जो बड़ी इकाई है उसको मैं क्या बोलूंगा? आप सीधा बोलेंगे सर 40s बोलेंगे, 40 और 30 70। मैं बोलूंगा नहीं, 40 नहीं है, ये है 50s। आप मेरे से पूछेंगे सर आपके गणित में कितने मार्क्स आए थे 10वीं 12वीं कक्षा में? पहली बात 12वीं कक्षा में तो खैर नहीं थी मेरे पास गणित। 10वीं में कितने मार्क्स आए थे? बहुत अच्छे आए थे, 92 के आसपास आए थे। आप बोलेंगे इतने मार्क्स आने के बाद भी ऐसी गलती कर रहे हो? 30 और 50 मिलकर तो 80 होता है, 30 और 50 मिलकर 80 होता है, और लिख रहे हो 70s। दोनों को मिलाकर 70s बोल रहे हो। कैसे टीचर हो? पूछेगी तो गणित तो आती ही नहीं है आपको। रुक जाओ, पहले एक बार इसकी और बात कर लेते हैं। बेटा ये पूरा राइबोसोम जो है, पूरा छोटी इकाई बड़ी इकाई मिलकर क्या कहला रहा है? 80s, है ना। अब इसकी ये जो छोटी इकाई है, इस छोटी इकाई को बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, 40s। क्या बोलते हैं? 40s। अब आप बोलेंगे सर छोटी अगर 40 है तो बड़ी भी 40 होएगी तभी तो 80 होगा, है ना। मैं बोलूंगा नहीं, बड़ी जो है वो है 60 है। अब आप बोलोगे सर कतई आप पगला गए हो, आपको गणित का का खा का कुछ नहीं आता, गणित का का खा का कुछ नहीं आता, गुणा भाग नहीं आता है। मैं बोलूंगा आता है, बिल्कुल आता है, अच्छे से आता है। तो बोलेंगे आप, तो बोलेंगे सर 40 और 60 मिलकर 100 होता है और आप मिलकर 80 लिख रहे हो। सर 30 और 50 मिलकर तो 80 होता है, आप लिख रहे हो 70s। बोलेंगे ना या नहीं बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, आप बिल्कुल बोलेंगे कि सर आप गलती कर रहे हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। मैं बोलूंगा कोई गड़बड़ी नहीं है, यही चीज है। अब आप पलटकर मेरे से क्वेश्चन पूछोगे सर ऐसे कैसे? पूछोगे ना क्वेश्चन ऐसे कैसे? अब यही पलटकर क्वेश्चन अगर आप अपने स्कूल में टीचर से पूछते, है ना, हो सकता है उसके पास आंसर ना होता, हो सकता है होता, लेकिन इस एक्सपीरियंस से मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न ना मैंने भी अपने टीचर से किया था जब मैं 11वीं कक्षा में था। मैंने पूछा था कि बताओ ना सर जी ये कैसे हो गया 40 60 80, ये क्या है सर? 40 और 60 मिलकर तो 100 होता है, आपने 80 लिख दिया। सर जी 30 और 50 मिलकर तो 80 होता है, आपने 70 बोल दिया। दोनों को मिलाकर ऐसे कैसे? तो सर ने बोला ऐसे ही होता है बेटा, ऐसे ही याद कर लो, ऐसे ही। ठीक है भाई, याद कर लेते हैं। फिर साहब मैं 12वीं में आया, फिर मैंने पूछा, फिर नहीं मिला आंसर। फिर मैं 12वीं के बाद कॉलेज में गया, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी में गया, है ना, विश्वविद्यालय में जब मैं गया, वहां पर अपने टीचर से पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया। जब मैं स्नातक कर रहा था यानी ग्रेजुएशन कर रहा था, नहीं मिला आंसर। फिर जाकर जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, ठीक है, वहां पर मुझे आंसर मिला इसका। इट मीन्स कहीं ना कहीं इसके पीछे की कहानी, कुछ लॉजिक इसके पीछे का कुछ अलग है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं ताकि आपके साथ वो चीज ना हो, आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं क्या, कि राइबोसोम को बेटा जी भूलना मत, बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। आप बोलेंगे प्रोटीन की फैक्ट्री का मतलब? अरे भैया सीधी सी बात है, दिमाग लगाओ। मेरी एक फैक्ट्री है जहां पर ब्रेड बनती है, तो मैं क्या कहलाऊंगा? ब्रेड की फैक्ट्री का मालिक, यानी मैं ब्रेड की फैक्ट्री का मालिक हूं, है ना। अब मैंने बोला प्रोटीन की फैक्ट्री अगर राइबोसोम है, राइबोसोम किसका मालिक है? प्रोटीन की फैक्ट्री का। प्रोटीन बना रहा है, क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। तो याद रखना, एक कोशिका के अंदर, किसके अंदर? एक कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर प्रोटीन्स बनाने के लिए उत्तरदायी कौन होता है बेटा जी? याद रखना, राइबोसोम। भूल मत जाना, राइबोसोम उत्तरदायी होता है प्रोटीन बनाने के लिए, इसीलिए राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। अब कैसे बनाता है, किस तरीके से बनाता है, वो सारी चीजें बाद में आएगी, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे चैप्टर से लिंक है। हम बेसिक चीजें देख रहे हैं, हमारे कंसेप्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि जो चीज हमने पढ़ी है वो थोड़ी सी और बढ़िया होती जाए, है ना। तो अभी सिर्फ इतना सा, राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। भैया राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी मिलता है, यूकैरियोटिक कोशिका में भी मिलता है, लेकिन दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है। प्रोकैरियोट्स में 70s होता है, यूकैरियोट्स में 80s होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में 70s होता है। अब बात आ रही है क्या है 70s? पहले हमने बोला, संरचना देखने से पहले हमने बोला कि राइबोसोम की अगर हम संरचना देखते तो 2 इकाइयां मिलती है,
एक छोटी एक बड़ी। प्रोकैरियोट्स में जो 70s राइबोसोम था, इसकी छोटी इकाई कहलाती है 30s, बड़ी कहलाती है 50s। यहाँ पर यूकैरियोट्स के कोशिका द्रव्य में जो 80s था, उसकी छोटी इकाई है 40s, बड़ी है 60s। ठीक है। अब आप फाइनली पूछोगे सर क्या है ये क्या है ये 80, 100, 70, 30 ये है क्या? बता रहा हूं, तसल्ली रखो। आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ देखिए यहां पर, ये हमारे राइबोसोम भैया। कौन है ये हमारे राइबोसोम भैया है, और ये कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे? देखिए ये कुछ बना रहे हैं। यहां से जो निकल रहा है वो है प्रोटीन। क्या निकल रहा है? प्रोटीन। ठीक है, ये सिर्फ एक एनिमेशन है बेटा, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, एनिमेशन है। तो कुल मिलाकर राइबोसोम क्या बना रहे हैं? प्रोटीन। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। तो ये अमीनो 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 अम्ल की श्रृंखला होती है जो क्या कहलाती है? प्रोटीन। ठीक है, तो याद रखना राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। चले अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको राइबोसोम के बारे में, ध्यान से देखिएगा बेटा। राइबोसोम के बारे में कुछ तथ्य देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला बिंदु बेटा जी ध्यान से सुनना, राइबोसोम की खोज जो है वैज्ञानिकों ने करी थी। किसने? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। किसमें? पादप कोशिका में। क्या बोला बेटा मैंने? रॉबिन्सन और ब्राउन। कौन बेटा? रॉबिन्सन और ब्राउन, दो वैज्ञानिक है जिन्होंने राइबोसोम की खोज करी थी। किसमें? पादप कोशिका में। सिंपल सा था। चलो जबकि ध्यान से सुनना, जॉर्ज पैलेड, किसने? जॉर्ज पैलेड ने जंतु कोशिका में की थी। यानी जंतुओं की, प्राणियों की कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज किसने करी? पैलेड अंकल ने। किसने? पैलेड। सिंपल, ये पूरा नाम याद ना रहे, पैलेड जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पैलेड 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 अंकल ने जंतु कोशिका में खोज करी थी। किसकी? राइबोसोम की। जबकि रॉबिन्सन और ब्राउन ने किसमें करी थी? पादप कोशिका में। क्या ये सिंपल सा बिंदु याद रहेगा? याद रहेगा नहीं? कैसे याद रहेगा? बिल्कुल याद करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बिंदु ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है, इससे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया। क्या बोला हमने? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब उसी के सामने एक और चीज आ रही है। क्या? ये सबसे छोटा कोशिकांग है। जैसे एक देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो एक ही कोशिकांग मिल रहा है। कौन? राइबोसोम। तो अब आप बोलोगे कि सबसे छोटा, अरे मिल ही एक रहा है, तो छोटे बड़े की तो बात ही नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे कोशिकांगों से तुलना करता हूं, किस किस की? अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका देखा, गोल्जिकाय देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा, हरित लवक देखा, लयनकाय देखा, तारक केंद्र देखा, बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे कोशिकांग देखे, सबसे छोटा हमें मिला क्या? राइबोसोम। तो बताएं क्या ये बिंदु राइबोसोम के बारे में सिंपल से याद रहेंगे? राइबोसोम की खोज किसने करी है? याद रखना, पादप कोशिका में किसने? रॉबिन्सन ब्राउन ने। जंतु कोशिका में किसने? पैलेड ने। इसे प्रोटीन की क्या बोला जाता है? फैक्ट्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन बनाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। ये सबसे छोटा कोशिकांग है, याद रखना। सबसे छोटा कोशिका का अंगक जो होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, कौन होएगा बेटा? हमेशा राइबोसोम होएगा। सिंपल। चले आगे, आइए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट बिंदु ध्यान से देखना, ये दो इकाइयों से बना होता है, एक छोटी और एक बड़ी। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, राइबोसोम दो इकाइयों से बना होता है, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा जी, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में, कौन सी कोशिका में? प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये 70s प्रकार का होता है, बता दिया था। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में कौन सा होता है? 80s प्रकार का होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में कौन सा था बालक? याद करो कौन सा था? 70s था। यानी एक यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन ज्यादा कौन से मिलते हैं बेटा? 80s मिलते हैं। इसीलिए हमारी बुक्स में कई बार लिखा होता है क्या? यूकैरियोटिक कोशिका में 80s होता है ना भाई? आप मुझे बताएं, सोच समझकर मुझे बताएं, एक जंगल है, जंगल किसकी वजह से फेमस है? सोचिए, शेर की वजह से या गीदड़ की वजह से?
शेर की वजह से ना भाई। अगर हम जंगल में जाते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं, हमें क्या दिख जाए। जैसे हम सफारी पर जाते हैं ना, देखा होगा आपने, कई सारे वन्य उद्यान होते हैं जहां पर लोग सफारी पर जाते हैं देखने के लिए जीव जंतुओं को। तो मन में हमेशा यही होता है, क्या क्या दिख जाए, शेर दिख जाए। क्यों? क्योंकि जंगल जो है वो फेमस किसकी वजह से है, शेर की वजह से, है ना। उसी प्रकार एक यूकैरियोटिक कोशिका में मेन राइबोसोम कौन सा है, 80S है। क्योंकि सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है, 80S मिल रहा है। 70S जो था यूकैरियोटिक कोशिका, वो तो सिर्फ मात्र 2 कोशिकांग में मिल रहा था। कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित, लेकिन मिल तो रहा था ना, ये जरूर याद रखना। आई होप यहां तक की चीज समझ में आ गई है ना। अब ये आप बोलेंगे सर ठीक है 2 इकाई है, 70S प्रोकैरियोट्स में, 80S यूकैरियोट्स में, ठीक है मान लेते, आगे बढ़ो भैया, बताओ कहानी क्या है इसके पीछे की। आइए, सबसे पहला आपका प्रश्न होगा कि सर S क्या है, S, ये S क्या है, पूछेंगे ना सर ये S क्या है। आइए ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, मैं आपको बताता हूं। अच्छा एक और चीज ये भी देख लो, देखो 70S 2 इकाई है, बड़ी छोटी। बड़ी जो है वो कौन सी है बेटा जी, आपको पता होना चाहिए, बड़ी जो है वो 50S, छोटी जो है वो 30S। आप बोलेंगे सर बताओ ना आगे, क्यों टाइम पास कर रहे हो, फटाफट बताओ। बेटा एक एक चीज बतानी जरूरी है, एक एक चीज का। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था, सभी बच्चे एक जैसे नहीं है, कुछ धीरे कुछ तेज, हमें बराबर लेकर चलना है ना। 80S में कौन सी है बेटा, 80S में जो बड़ी है और छोटी है, याद रखना 80S में जो बड़ी होती है 60S और छोटी कौन सी होती है, 40S। ठीक है, तो ये बड़ी इकाई है, ये छोटी इकाई है, ये बड़ी छोटी दोनों मिल गई, क्या बन गया भैया 80। जब दोनों मिल जाएंगी तो क्या कहलाएगा बेटा जी, ये आपका 80S। जो दोनों अलग है तब 80S नहीं, जब दोनों मिल जाएंगी तो क्या कहलाएगा 80S। उसी प्रकार जब ये दोनों मिल जाएंगी, ये 50S 30S दोनों जब मिल जाएंगी तो क्या कहलाएगा, 70S कहलाएगा। ठीक है, चलें आगे। अब आगे चलते हैं, आप पूछेंगे सर S क्या है, क्या है S। आइए, क्या है क्या है 70S। 70 क्या है, S क्या है, 50 30 से बना हुआ था, ये इन दोनों से बना हुआ था, क्या है 60S 40S, इन दोनों से मिलकर बना हुआ था, क्या ये 80S, ये है क्या, S है क्या। तो सबसे पहले तो वर्ड देखिए बेटा जी, आपने याद रखना है, S का मतलब है श्वेडबर्ग इकाई। क्या नाम है, श्वेडबर्ग इकाई, जिसे हम अवसादन इकाई भी बोलते हैं। याद रखना, क्या, या तो अवसादन इकाई या श्वेडबर्ग इकाई। ठीक है, इसको हम अवसादन गुणांक भी बोलते हैं, याद रखना, इसको हम अवसादन गुणांक भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर क्या मतलब है क्या। तो सबसे पहली चीज बेटा, ये जो S जो हम वर्ड यूज में लेते हैं ना, ये S के बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया उसका नाम था श्वेडबर्ग। उसका नाम क्या है, श्वेडबर्ग। यानी ये जो S के पीछे का जो राज जो है ना, ये राज खोला था किसने, श्वेडबर्ग ने। उसने अपने ही नाम पर इसको बोला क्या, 70S। ठीक है, अब क्या राज खोला, वो आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, अवसादन सेडिमेंटेशन, ये शब्द पहले कभी सुना है, अवसादन या सेडिमेंटेशन, क्या ये शब्द पहले कभी सुना है या नहीं सुना। अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो जल्दी से सुनिए, बहुत सिंपल सा। बेटा मान लो ये एक गिलास है, सिंपल, ये एक गिलास है मेरे पास। ठीक है, इस गिलास में बेटा जी भरा पड़ा है पानी। आप में से कई जानते होंगे इसके पीछे का राज, लेकिन जो नहीं जानते कृपया करके वो ध्यान से सुनना। ये गिलास था, गिलास के अंदर मैंने डाल दिया पानी। अब आप मुझे बताएं, ये जो जल जो है, क्या इसे मैं विलायक बोलूंगा। आप बोलेंगे हाँ सर, क्या बोलेंगे, विलायक बोलते हैं ना, विलायक ही होता है ना जल। जल क्या है, विलायक, सॉल्वेंट बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, विलायक। कौन है, जल। चलो जी, सिंपल। अब बेटा मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, अब मैंने इसके अंदर डाली मिट्टी। मैंने
जमीन में से मिट्टी उठाई और इस गिलास में डाल दिया। अब जरा सोचिए, मिट्टी के अलग अलग कण होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई कंकड़ होता है, कोई बजरी होती है, कोई रेत होती है। ध्यान से सुनो, क्या मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है। आपने बजरी देखी है, छोटी छोटी बारीक होती है। आपने रोड़ी पत्थर कंकड़ देखे होंगे, थोड़े से बड़े होते हैं, है ना। तो मिट्टी के कण जो होते हैं उनके आकार भी अलग अलग होते हैं। अब जरा सोचिए, जब मैंने इसमें मिट्टी डाली तो उसमें से कुछ मिट्टी के कण क्या थे बेटा, बड़े थे, कुछ छोटे भी थे, ठीक है, डाल दी। और एक चम्मच लिया, क्या लिया, एक चम्मच लिया, क्या ले लिया, एक स्पून ले लिया, चम्मच ले लिया और चम्मच से हिलाया। हिलाने से पहले ये तो सोचो, ये मिट्टी क्या है बेटा, मिट्टी है आपका क्या, विलय, यानी सॉल्यूट, ठीक है। अब जब चम्मच से हिलाया, हिलाने के बाद क्या होएगा, जरा सोचिए, मिट्टी के कुछ कण, छोटे छोटे कण जो है वो पानी में मिक्स हो जाएंगे, घुल जाएंगे। बाकी जो बड़े बड़े थे वो कहां आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। यही होता है ना, जो छोटे छोटे होते हैं वो घुल जाते, घुलने के बाद ये पानी गंदला दिखाई देगा, यानी विलय किसमें घुल जाएगा, विलायक में। विलय जब विलायक में घुल जाएगा तो क्या बनेगा, विलियन। इतनी सी बात समझ में आती है, क्या बनता है, विलियन बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब जरा सोचिए, इस विलियन में वो विलय जो विलायक में घुल गए हैं वो थे मिट्टी के बहुत पतले पतले छोटे छोटे कण, लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर थे, बजरी थी, रोड़ी थी, वो कहां चलेगा भैया, वो नीचे आकर बैठ जाएंगे। कहां आकर बैठ जाएंगे, जरा सोचिए, वो यहां पर नीचे आकर बैठ जाएंगे, जो बड़े बड़े हैं। बाकी जो छोटे छोटे थे वो मिट्टी में घुल गए। अब जरा सोचिए, हमने भार के आधार पर, किसके आधार पर, वेट, भार के आधार पर जो भारी चीजें हैं उनको नीचे बैठा दिया या नहीं बैठा दिया, बैठा दिया ना। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवसादन। आई होप सेडिमेंटेशन का मीनिंग एक एक बच्चा जानता था और अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहां पर अवसादन का क्या मतलब है, राइबोसोम में श्वेडबर्ग जो है वो कौन थे, हमने ये बात करी। ये जो एस शब्द है ये किस चीज को बता रहा है, श्वेडबर्ग इकाई को। श्वेडबर्ग कौन थे, वो वैज्ञानिक जिन्होंने एस के बारे में बताया। क्या बताया, वो बताने से पहले मैंने आपको अवसादन बता दिया। तीसरी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं एक यंत्र दिखाने वाला हूं आपको, ध्यान से देखना, एक यंत्र देखना। ये है बेटा जी वो यंत्र जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं। कौन सी मशीन, ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन। अब आप बोलेंगे इस मशीन में क्या करते हैं सर, ये जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन है इसमें क्या करते हैं सर, इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में पूछेंगे ना। आइए बता रहा हूं बेटा जी, तो राज खोल दिया जाए अब कि 70S क्या है, 40S क्या है, वो क्या है, ठीक है। इस मशीन को पहले गौर से देखो, इसमें आपको एक हाथ यहां से आता हुआ दिख रहा है। उस हाथ में ना परख नली है, परख नली, टेस्ट ट्यूब है, इतनी सी बात दिख रही है। और उस टेस्ट ट्यूब को यहां पर होल्डर, होल्डर का मतलब जिसके अंदर डालते हैं, उस होल्डर के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। इतनी सी बात दिख रही है आपको यहां पर। चलें आगे। अब ध्यान से सुनना, एक एक कंसेप्ट को बारीकी से समझना, तभी मजा आता है, मजा आता है, मौज आ जाएगी बेटे, मौज आ जाएगी जब एक एक कंसेप्ट को आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर बेटा मैं एक परख नली ले रहा हूं, देखिए मैं यहां पर एक परख नली लेता हूं, ठीक है, ले ली। और उस परख नली के अंदर मैंने डाल दिया जल। हाँ जी बेटा जी, क्या ले लिया बेटा मैंने, एक परख नली ले ली है, टेस्ट ट्यूब ले ली है, परख नली ले ली, टेस्ट ट्यूब ले ली। बालक समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना चीजें। चलो जी, टेस्ट ट्यूब ले ली है, परख नली ले ली है, जिसमें डाल दिया जल।
जल यानी विलायक। डाल दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चले आगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं ध्यान से सुनना। अब मैं इस परख नली के अंदर एक कोशिका, कौन सी, जीवाणु कोशिका, कौन सी कोशिका, जीवाणु कोशिका के अंदर जो राइबोसोम था, जीवाणु कोशिका के अंदर जो राइबोसोम था ना, जो हमें नहीं पता 70 ऐसे के 80 ऐसे के 100 ऐसे क्या है हमें नहीं पता, मान लेते हैं हमने इस राइबोसोम को निकालकर यहां पर डाल दिया। एक नहीं, कई सारे डाल दिए। चलो जी, हमें नहीं पता ये 70 ऐसे 80 ऐसे हैं क्या, ये भला हमें कुछ नहीं पता। हमने तो सीधा सीधा, हम वैज्ञानिक है, हमने सीधा सीधा क्या किया, हमने राइबोसोम उठाया, किससे, जीवाणु से, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका से राइबोसोम को उठाकर इस परख नली में डाल दिया। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब आगे, अब इस परख नली को पकड़ा और पकड़कर इस यंत्र में डाल दिया, इस होल्डर में डाल दिया। ठीक है, अब यहां पर ये जो यंत्र है, इस मशीन के अंदर, ये जो होल्डर के अंदर जब आपने क्या डाल दी, परख नली, परख नली में क्या था बेटा जी, जल था, और जल में क्या थे, राइबोसोम, किसके, प्रोकैरियोटिक कोशिका के। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब जैसे परख नली डाल दी, यहां पर ये ढक्कन होता है, ये ढक्कन, इस ढक्कन को बंद किया, ये ढक्कन को बंद किया। अब अंदर ना परख नली घूमेंगी, क्या करेंगी, घूमेंगी। कौन घूमेगी बेटा, परख नली। समझना, कौन घूमेंगी, परख नली। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, ये जो परख नली के घूमने की जो स्पीड है ना, स्पीड, गति जो है, वो कितनी रखी, ध्यान से सुनना। मैंने परख नली जो घूम रही थी, इसकी घूमने की गति रखी, ध्यान से सुनना, 10 आरपीएस। 10 आरपीएस का मतलब 10 रोटेशन पर सेकेंड। क्या बोला, 10 रोटेशन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 10 बार 10 चक्कर लगा लेगी कौन बेटा जी, आपकी परख नली। ठीक है, इतनी तेज गति से मैंने 1 मिनट तक घुमाया। अब जिन भी बच्चों को इतनी सी बात समझ में नहीं आई है, कृपया करके पढ़ना स्टार्ट करें। सिंपल सी बात बोल रहा हूं। मैंने इस यंत्र में टेस्ट ट्यूब डाली, उस टेस्ट ट्यूब में ये सारी चीजें थी, जल था, और उसमें राइबोसोम थे, किसके, जीवाणु के, प्रोकैरियोटिक कोशिका के, डाल दिया इसमें। अब इस यंत्र का ढक्कन बंद किया और इसकी गति जो है वो निर्धारित कर दी कि कितनी गति से ये घूमेगी, है ना। हमने कितनी गति निर्धारित कर दी भैया, 1 मिनट तक ये घूमेगी। कितने मिनट तक घूमेगी, 1 मिनट तक घूमेगी। ठीक, किस गति से, 10 रोटेशन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितनी बार घूम ले, 10 बार, 2 सेकेंड में 20 बार, 3 सेकेंड में 30 बार, उस हिसाब से 1 मिनट में लगा लेना। 1 मिनट में कितने, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड इंटू 10 आरपीएस, यानी 600 बार घूम लेगी। आया समझ में, क्लियर है ये वाली चीज। चलो जी, तो 1 मिनट में कितनी बार घूम लेगी भैया, कॉमन सेंस की बात है, 600 बार घूम लेगी, 600 बार, 600 टाइम्स घूम लेगी। घूमली 1 मिनट घुमा दिया हमने इस गति से घुमाने के बाद जब ये रुकी, ये मशीन रुक गई है, रुकने के बाद फिर मैं निकाल कर देखूंगा, किसको, उस परख नली को। देखा मैंने निकाल कर, और मैंने निकाल कर देखा क्या कि भैया ये जो राइबोसोम है, इनका नीचे अवसादन नहीं हुआ। क्या बोला, इनका नीचे अवसादन नहीं हुआ, सेडिमेंटेशन नहीं हुआ, यानी इतनी गति जो है वो काफी नहीं है क्या कराने के लिए, अवसादन कराने के लिए। चलो भैया गति बढ़ाओ। अब मैंने 20 आरपीएस के हिसाब से 1 मिनट तक घुमाया, यानी 1 सेकंड में 20 बार घूम ले, 1 मिनट तक घुमाया। अब 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 इंटू 20 कितना, 1200 बार घूमी। फिर 1200 बार घूमने के बाद वापस से परख नली जब रुकी, घूमने के बाद फिर निकाला, फिर देखा वापस से अवसादन नहीं हुआ, इतनी गति पे भी नहीं हुआ। चलो जी, अब ऐसे करते मैं पहुंचा 70 आरपीएस, यानी 1 सेकंड में कितनी बार घूम लेगी टेस्ट ट्यूब, कितनी बार घूम लेगी परख नली, 70 बार। 1 सेकंड में 70 बार घूमेगी, तो 1 मिनट तक मैं घुमाऊंगा,
ये पूरा कार्य 1 मिनट तक चलेगा तो जरा सोच समझ के मुझे बताए टोटल कितनी बार घूम लेगी। ये गणित तो इधर गणित लगाओ, कितनी घूमेगी जरा सोचिए। 7200 बार घूमेगी, यानी वो 7200 बोल दिया, 4200 बार। हाँ बोले हाँ सर आपकी गणित कमजोर है। 4200 बार घूमेगी यानी बोलेगी 4200 टाइम्स घूमेंगी, यानी घूमेंगी। घूमेंगी ना, घूमेंगी ना भाई, बिल्कुल घूमेंगी। 60 × 70। ठीक है, चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है। चल, अब इतनी बार घूमने के बाद में इस परख नली को, जब हम ये परख नली रुकी, रुकने के बाद मैंने देखा, मुझे क्या दिखाई दिया, सारे के सारे राइबोसोम का नीचे अवसादन हो गया था। यानी इस गति पर हुआ क्या, अवसादन। तो ऐसे राइबोसोम को मैंने बोला 70S। अब 70 क्या है, वो गति जिस पर क्या हुआ, सेडिमेंटेशन, क्या हुआ, अवसादन। इसीलिए ऐसे राइबोसोम को हमने बोला 70S राइबोसोम। अब बालक, अब कंसेप्ट मैंने पूरा बता दिया है, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना। यूकैरियोटिक कोशिका का, अगर यूकैरियोटिक कोशिका का राइबोसोम डालूंगा परख नली में, घुमाऊंगा, तो आई होप आंसर आपको मिल गया होगा कि यूकैरियोटिक कोशिका का कितनी गति पर हुआ होगा, 80 RPS। इस गति से 1 मिनट तक घुमाया और हो गया क्या, अवसादन। इसलिए ऐसे राइबोसोम को हमने बोला 80S। आप बोलेंगे चलो ये तो समझ में आ गया, वो 30-50 क्या था। बेटा थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं और सोच समझकर मुझे बताएं, क्या मैंने आपको, देखिएगा, राइबोसोम की 2 इकाई बोली थी, और बेटा ये दोनों इकाइयां अलग हो जाती हैं। आप बोलेंगे कौन करता है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना सा, राइबोसोम की दोनों इकाइयों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, बस इतना सा हिंट दे देता हूं। कुछ कारक होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रारंभिक कारक, इनिशिएशन फैक्टर। क्या बोला मैंने, प्रारंभिक कारक, इनिशिएशन फैक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं IF। इनिशिएशन फैक्टर, प्रारंभिक कारक, जो राइबोसोम को क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना सा, अगर राइबोसोम के ये दोनों इकाइयां अलग हो सकती है, तो वापस से थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने जीवाणु के राइबोसोम में जो 2 इकाइयां थी, दोनों को पहले अलग किया, और अलग करने के बाद में मैंने मात्र बड़ी इकाई डाली है। अब मैंने कौन सी इकाई डाल दी है, बड़ी। पूरा राइबोसोम नहीं डाला, जीवाणु का पूरा राइबोसोम नहीं डाला। पहले मैंने इसकी दोनों इकाइयों को अलग किया और बड़ी इकाई को डाल दिया, और बड़ी इकाई को डालने के बाद फिर इस मशीन में घुमाया, और घुमाकर मैंने देखा, आंसर सोचिए, घुमाकर मैंने देखा कि जीवाणु के अंदर राइबोसोम की, जीवाणु के राइबोसोम की जो बड़ी इकाई थी, उसका अवसादन हुआ 50 RPS पर। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, 50S बोलूंगा। उसी प्रकार मैंने अब बड़ी नहीं डाली, मैंने केवल छोटी डाली, और छोटी का मैंने अवसादन कराकर देखा कितनी गति पर हुआ, 30 RPS पर हुआ। तो क्या बोला, 30S। और जब ये दोनों साथ साथ थी तो अवसादन कितनी गति पर हुआ था, 70 RPS। तो नाम पड़ा था क्या, 70S। अब सिमिलरली थोड़ा सा कंसेप्ट लगा लीजिए, जो यूकैरियोटिक कोशिका के जो राइबोसोम की छोटी इकाई है और जो बड़ी इकाई है, उनका अवसादन कितनी गति पर हुआ होगा, और उनका नाम वो क्यों पड़ा है। आई होप यहां तक का सारा कंसेप्ट आपको राइबोसोम का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैं जानबूझकर लाया था ताकि एक एक बिंदु आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बेटा जी ये मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी कोशिका के अंदर राइबोसोम भी तो मिलते हैं। कौन से मिलते हैं, 70S। कितनी इकाई, 2, छोटी 30, बड़ी 50। यूकैरियोट्स में दोनों मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में 70, हरित लवक में 70, लेकिन कोशिका द्रव्य में 80 की 2 इकाई, छोटी 40, बड़ी 60। ये सारे की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, कुछ भी हो जाए, ये सब कुछ आपने याद रखना है।
ठीक है, तो ये बेटा जी हमारे खत्म हुए हैं, ध्यान से सुनना, ये हमारे पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना देखेंगे, उसकी कोशिका में क्या क्या चीजें मिल रही हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार है ना आपको अंतर बताऊंगा, किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर बताऊंगा, क्या क्या अंतर होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब वो मैं अंतर बताऊंगा तो एक अनोखी चीज आज मैं लेकर आया हूं, एक अनोखी चीज मैं आज लेकर आया हूं। क्या, वो अभी नहीं, रुको, पहले मुझे बताओ ये सारी चीजें क्लियर है, ये जो राइबोसोम वाइबोसोम बताया सब कुछ क्लियर है, मजा आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं है, चले आगे। तो बच्चों अब आगे चलते हैं और आगे जो अगली स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूं, गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगली स्लाइड में कुछ अनोखा है, और क्या अनोखा है, एक कनेक्शन बैठेगा। किसके साथ कनेक्शन बैठेगा, देखिए ये मैं आपको हर बार 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 बोलता रहूंगा कि नीट में अगर सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी हमारी गुरु माता है। ठीक है, उसको रोज प्रणाम करो, उसको रोज हाथ जोड़ो कि वो हमसे कनेक्ट हो जाए, वो हमें याद हो जाए। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ एनसीईआरटी से ही सारे प्रश्न आते हैं, इक्का दुक्का आज की डेट में बाहर से आ जाता है, लेकिन 90 में से अराउंड 88, 89 या कई बार 90 भी क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी से आते हैं। तो हमें एनसीईआरटी से कनेक्शन बैठाना है। अब कैसे बैठेगा, कोशिश करिए, मैंने हल्का सा मेहनत करिए, मैंने अगली स्लाइड में एक कनेक्शन बैठाने की, किससे, एनसीईआरटी से, कैसे देखिएगा। ये है आपको पीछे बैकग्राउंड, पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है किसका है, ये एनसीईआरटी का, जानबूझ के लेकर आए हो, एक कनेक्शन फील होता है क्या कि हाँ एनसीईआरटी हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसको हमें पढ़ना है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि सर एनसीईआरटी पढ़ा दोगे काम हो जाएगा, नहीं, मैं एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें जरूर बताऊंगा, ऐसा नहीं है, जो कंसेप्ट एनसीईआरटी में क्लियर नहीं है उनको समझाऊंगा बेटा। ठीक है, अब देखिए आप खुद सोचिए ना, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वहां पर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। क्यों, आपने देखा होगा इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती है, कई सारे पब्लिशर्स की इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है, बच्चे पढ़ते हैं क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी उनकी कंप्रेस्ड फॉर्म है, एनसीईआरटी जो है उनका छोटा रूप है जिसमें चीजों को समाहित किया गया है ऐसे शब्द पिरोकर कि कई सारी ऐसी चीजें होती है जो एनसीईआरटी की समझ में नहीं आती है, उन्हीं को ही समझाने के लिए मैं हूं ना, डिटेल में हम वो चीजें देखेंगे। तो अभी मैं सिर्फ एक कनेक्शन फील कराने के लिए ये लेकर आया था, और मैंने आपको बताया था कि क्या पढ़ने वाले हम बेटा जी, हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखने वाले हैं। किसके बीच में अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर। ठीक है, तो कुछ अंतर यहां पर देखते हैं। सबसे पहला अंतर ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या लिखा हुआ है कि कोशिका का आकार छोटा होता है। हाँ जी बिल्कुल, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या होता है, छोटा, जबकि यहां पर यूकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रोकैरियोटिक कोशिका से इनका बड़ा होता है। यानी तुलना करनी है आपने, याद रखना है क्या, इनका आकार छोटा होता है और इनका आकार इनसे क्या होता है, इनका बड़ा होता है। सिंपल, चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब दूसरा बेटा, ये बहुत जल्दी विभाजन करते हैं, यानी 10-15 मिनट में ही विभाजन कर लेते हैं। कौन, ये, जैसे एक जीवाणु है, एक जीवाणु है, ठीक है, उसने विभाजन किया, एक जीवाणु से 2 जीवाणु बन गए, कितने, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट में। कुछ ऐसे होते हैं जो 1 से 2 मिनट में भी विभाजन कर लेते हैं। अब जरा सोचिए, हमारी जो कोशिकाएं होती है, हम यूकैरियोटिक, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं बच्चे, याद रखना, जैसे हमारी त्वचा की कोशिका 24 घंटे लगाती है विभाजन करने में, 24 घंटे, 1 से 2 मिनट या 10 से 15 मिनट, अंतर देख रहे हैं। तो कौन जल्दी विभाजित करता है, ये जटिलता किसके अंदर ज्यादा है, सोचिए, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी किसके अंदर ज्यादा है, यूकैरियोटिक कोशिका में ज्यादा होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कम होती है। तो जटिलता यहां पर कम है, तो जल्दी जल्दी विभाजन करेंगे, फटाफट विभाजन करेंगे, आकार इनका छोटा होता है, इनका बड़ा होता है, ये इतना जल्दी विभाजन नहीं करते हैं कंपैरेटिव टू प्रोकैरियोटिक कोशिका। सिंपल सा पहला अंतर, मेरे ख्याल से आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा अंतर, यहां पर जितने भी बच्चे लेक्चर ले रहे हैं उनको पता है दूसरा अंतर कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में दूसरा अंतर क्या है, सीधा भैया केंद्रक
नहीं पाया जाता। हम जानते हैं ना, यहां पर केंद्रक नहीं मिलता, लेकिन यहां पर केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित क्या मिलता है बेटा जी? केंद्रक मिलता है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। बताएं, क्या ये चीज जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। एक एक बिंदु टिप्स पर होना चाहिए। बिल्कुल, कोई पूछे फटाक से आंसर देना है, ठीक है। और एक और तरीका आज मैं आपको बताता हूं याद करने का, ध्यान से सुनना। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है। कई बार कई बच्चों को मैं बताता हूं ये तरीका। क्या करना है आपने? अगर आपका कोई भाई बहन है घर पर, है ना, या अगर भाई बहन नहीं है, माता पिता है ना, कईयों के नहीं होते ना भाई बहन, अकेले होते ना। चल, अगर आपके भाई बहन हैं, अच्छी बात है। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मम्मी पापा है ना। चलो, अब आपने क्या करना है? जो आप रोज पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपको वार्तालाप करना है, मतलब आपको डिस्कशन करना है। किसके साथ? अपने मम्मी पापा के साथ, या अगर आपके भाई बहन है ना, जैसे मेरा भाई है मान लेते हैं, तो मैं रोज पढ़ूंगा और मैं उसको समझाऊंगा, हाँ भाई आज मैंने पढ़ा क्या। वो पूछेगा क्या पढ़ा, मैं बताऊंगा आज मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा। उसने पूछा क्या पढ़ा, बता क्या पढ़ा, तो मैं उसको बताऊंगा मेरे भाई आज मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कई सारी चीजें पढ़ी। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता? केंद्रक आवरण नहीं होता। अब ये जो चीज जो होती है बेटा, ये मेंटल लेवल जो है ये डेवलप करती है। हम सिर्फ एक बुक पढ़ते हैं, हम सिर्फ एक नोट्स पढ़ते हैं और सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं। जब सामने से ना डिस्कशन होता है ना, तो चीजें जल्दी याद होती हैं। और ये चीज मैंने कब सीखी? जब मैं कॉलेज में था। मेरे को चीजें जब याद नहीं होती थी, हमारा एग्जाम टाइम होता था, सेमेस्टर होते थे हमारे, जब हमारा एग्जाम टाइम होता था तो बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती थी। आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे कितनी बुक्स पढ़नी पड़ती थी। बताऊं, आइडिया दूं? 6 महीने का एक सेमेस्टर होता था हमारे कॉलेज में। ध्यान से सुनना, है ना। आप जो बुक्स पढ़ते हैं ना, बुक्स जो इतनी मोटी मोटी, किसकी? जीव विज्ञान की इतनी मोटी अगर बुक है, कई सारे पब्लिशर की आती है, इतनी मोटी बुक है ना, इतनी बुक्स हमें 6 महीने में कम से कम 14 से 15 पढ़नी पड़ती थी। 14 to 15 बुक्स पढ़नी पड़ती थी। अब जरा सोचिए, अब ये कैसे हुआ, कैसे पढ़ते थे? तो बेटा जी, हम ना हॉस्टल्स में रहते थे, हमारे दोस्त होते थे, हम उनसे डिस्कशन करते थे, उनको समझाते थे, वो अपनी राय देते थे, आपस में बात करते थे, चीजें ऐसे मक्खन की तरह याद हो जाती थी। तो कृपया करके आप लोग भी आपके दोस्तों से शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, आज मैंने ये सीखा, आज मैं तेरे को बताऊंगा। तेरे को नहीं भी सुनना फिर भी मैं जबरदस्ती तेरे को बताऊंगा, सुनकर ही जाना पड़ेगा तेरे को। ट्राई करिएगा, डेफिनेटली फायदा मिलेगा, सच्ची कह रहा हूं, ठीक है। चले बेटा जी आगे, यहां तक चीज क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है? ये 2 बिंदु सिंपल से थे, समझ में आ गए। आइए नेक्स्ट, तीसरा डिफरेंस, ध्यान से सुनिएगा। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। सोचिए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया है प्रोकैरियोटिक कोशिका में? नहीं। हरित लवक? नहीं। अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका? नहीं। गोल्जी काय? नहीं। लाइसोसोम? नहीं। ये सारे नहीं है, लेकिन एक तो था। कौन? राइबोसोम। बताया ना आज, कौन? राइबोसोम। याद रहेगा। और वो राइबोसोम याद रखना बेटा जी, हालांकि ये बाद में आएगा, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी से हल्का सा थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। राइबोसोम पर कोई झिल्ली नहीं मिलती, यानी याद रखना, राइबोसोम झिल्लीहीन कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है? झिल्लीहीन। उस पर कोई झिल्ली नहीं मिलती है बच्चे, भूल मत जाना, ठीक है। तो अब जरा सोचिए, यहां पर शब्द क्या लिखा हुआ है? झिल्ली युक्त। देखो माइटोकॉन्ड्रिया पर बेटा ध्यान से सुनना, कनेक्ट करना, समझना, एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी। ध्यान से सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उस पर मिलती है झिल्ली, ठीक है। हरित लवक जो होता है उस पर भी क्या मिलता है? एक आवरण मिलता है, झिल्ली मिलती है। लाइसोसोम पर भी झिल्ली मिलती है, अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका पर भी झिल्ली मिलती है ना, गोल्जी काय पर भी झिल्ली मिलती है। यानी ये जो कोशिकांग जो मैंने अभी अभी बोले, इन पर मिल रही है झिल्ली, लेकिन राइबोसोम पर झिल्ली नहीं मिलती। अब जरा सोचिए, राइबोसोम यहां पर भी है, राइबोसोम यहां पर भी है। हमने यहां पर जो बिंदु लिखा है वो क्या लिखा है? झिल्ली युक्त। कौन से? झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित है, लेकिन एक झिल्लीहीन कोशिकांग यहां पर उपस्थित है जिसका नाम है राइबोसोम, ठीक है। अब जरा सोचिए, यहां पर राइबोसोम है, हाँ है, यहां पर भी झिल्लीहीन है, यहां पर भी झिल्लीहीन है, लेकिन यहां पर जरा सोचिए, अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका है, हाँ है, गोल्जिका है, हाँ है, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया है, हाँ है, हरित लवक है, हाँ है, लाइसोसोम है, हाँ है, ये सारे के सारे क्या है? झिल्लीहीन
युक्त कोशिकांग, यानी यहाँ पर झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ पर अनुपस्थित हैं। याद रखना, किसको छोड़कर? राइबोसोम को छोड़कर। डनाडन डन, क्लियर है? आइए चौथा बिंदु बेटा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। डीएनए जो होता है इनके अंदर कैसा होता है? गोलाकार होता है ना, गोलाकार। और हिस्टोन प्रोटीन, याद आ रहा, बताया था हिस्टोन प्रोटीन, भूले तो नहीं है? हिस्टोन प्रोटीन जिसके ऊपर डीएनए क्या होता है? लिपटा हुआ होता है ना। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? अनुपस्थित होता है, भूल मत जाना। जबकि यहाँ पर डीएनए सीधे सीधे होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लगे रहते हैं। अब आप सोचिए, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्यों लपेटा था? क्यों लपेटा था? दिमाग लगाओ, सोचो। मैंने बोला था डीएनए बहुत बड़ा है, इतना बड़ा डीएनए कैसे डाले? तो हम डीएनए को हिस्टोन के ऊपर लपेट देते हैं। समझ में आया? तो नग्न डीएनए कहां था? यहां था, यहां नहीं है, भूल मत जाना। क्लियर है? 4 डिफरेंस समझ में आ गए? डनाडन डन, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बेटा, 5वां अंतर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका द्रव्य गति नहीं दर्शाता। कोशिका द्रव्य गति दर्शाता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? ध्यान से देखिएगा बेटा जी, ध्यान से सुनना। देखिए, मान लेते हैं मैं यहां पर एक कोशिका दिखाता हूं आपको, और यहां पर एक कोशिका दिखाता हूं, ठीक है? यहां पर केंद्रक है, यहां पर नहीं है। केंद्रक के बाहर क्या था? कोशिका द्रव्य, है ना। अब बेटा सोच समझ कर मुझे बताओ, यहां पर भी कोशिका द्रव्य है। अब गति का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, यही तो क्या कहला रही है? गति कहला रही है। अब जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, यहां पर जो कोशिका द्रव्य है वो यहां से यहां, 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 यानी क्या कर रहा है? गति कर रहा है। लेकिन यहां पर गति नहीं होती। ये भी अभिलक्षण है किसका? दोनों कोशिकाओं का। याद रखना, कोशिका द्रव्य किसमें गति करता है? यूकैरियोटिक कोशिका में घूमता है अंदर। अब ऐसे भी नहीं है बहुत तेजी से घूम रहा है, धीरे धीरे हौले 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 क्या हो रहा है? घूम रहा है। लेकिन यहाँ पर घूमता नहीं है, भूल मत जाना। अब जरा सोचिए, जटिलता किसमें है? इसमें ज्यादा जटिलता है। तो नई नई चीज आप खुद सोचिए बेटा। आज से 10-15 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर फोन आते थे ना, फोन आते थे ना, टच वाले थे नहीं, गेम्स होते थे उसमें, पबजी, कौन सा? पबजी नहीं होता था ना। आप में से कई खेलते होंगे मुझे पता है, लेकिन होता था क्या? नहीं। कोई गेम्स वेम्स होते थे? नहीं। हमारे टाइम पर वो बटन वाले होते थे, जिसमें एक सांप वाला गेम आता था, टर 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 टर, ऊपर जाता था, इधर जाता था, इधर जाता था, होता था। अब जरा सोचिए, उस फोन की तुलना आज के डेट के फोन की तुलना से अगर मैं करूं तो कौन ज्यादा जटिल है, कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, किसमें ज्यादा फीचर्स हैं? जो नया, जो आज की डेट में, उसमें बहुत सारे फीचर्स है, वो बहुत ज्यादा जटिल है। कैमरा होता है, वीडियो होता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें हैं। तो जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, ये एक तरीके से नोकिया के फोन है पुराने, और ये है आईफोन नया, ये भी तो मान सकते हैं ना। तो जरा सोचिए, यहां पर फीचर्स नहीं है, यहां पर फीचर है। कौन सा फीचर है? इस कोशिका द्रव्य गति कर रहा है, यहां पर नहीं कर रहा है, खत्म, सीधी सी बात है ना। कोशिका दिखाता हूं आपको, और यहां पर एक कोशिका दिखाता हूं, ठीक है? यहां पर केंद्रक है, यहां पर नहीं है। केंद्रक के बाहर क्या था? कोशिका द्रव्य, है ना। अब बेटा सोच समझ कर मुझे बताओ, यहां पर भी कोशिका द्रव्य है। अब गति का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, यही तो क्या कहला रही है? गति कहला रही है। अब जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, यहां पर जो कोशिका द्रव्य है वो यहां से यहां, 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 यानी क्या कर रहा है? गति कर रहा है। लेकिन यहां पर गति नहीं होती। ये भी अभिलक्षण है किसका? दोनों कोशिकाओं का। याद रखना, कोशिका द्रव्य किसमें गति करता है? यूकैरियोटिक कोशिका में घूमता है अंदर। अब ऐसे भी नहीं है बहुत तेजी से घूम रहा है, धीरे धीरे हौले 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 क्या हो रहा है? घूम रहा है। लेकिन यहाँ पर घूमता नहीं है, भूल मत जाना। अब जरा सोचिए, जटिलता किसमें है? इसमें ज्यादा जटिलता है। तो नई नई चीज आप खुद सोचिए बेटा। आज से 10-15 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर फोन आते थे ना, फोन आते थे ना, टच वाले थे नहीं, गेम्स होते थे उसमें, पबजी, कौन सा? पबजी नहीं होता था ना। आप में से कई खेलते होंगे मुझे पता है, लेकिन होता था क्या? नहीं। कोई गेम्स वेम्स होते थे? नहीं। हमारे टाइम पर वो बटन वाले होते थे, जिसमें एक सांप वाला गेम आता था, टर 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 टर, ऊपर जाता था, इधर जाता था, इधर जाता था, होता था।
अब जरा सोचिए, उस फोन की तुलना आज के डेट के फोन की तुलना से अगर मैं करूं तो कौन ज्यादा जटिल है, कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, किसमें ज्यादा फीचर्स हैं? जो नया, जो आज की डेट में, उसमें बहुत सारे फीचर्स है, वो बहुत ज्यादा जटिल है। कैमरा होता है, वीडियो होता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें हैं। तो जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, ये एक तरीके से नोकिया के फोन है पुराने और ये है आईफोन नया है, ये भी तो मान सकते हैं ना। तो जरा सोचिए, यहां पर फीचर्स नहीं है, यहां पर फीचर है, कौन सा फीचर है? इस कोशिका द्रव्य गति कर रहे हैं, यहां पर नहीं कर रहा है, खत्म, सीधी सी बात है ना। तो याद रखना, ये भी बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कोशिका द्रव्य गति नहीं करता, यहां पर करता है। आखिरी बिंदु जो बहुत सिंपल है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ 70S प्रकार का होता है, आज हमने पूरा देख लिया है, ठीक है। यहां पर राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं, लेकिन किसमें? सोचो, किसमें? सोचो, दिमाग लगाओ, किसमें? कोशिका द्रव्य में, भूलना नहीं है, किसमें? कोशिका द्रव्य में। जबकि सोचो, यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, याद रखना, कौन? यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी, याद रखना, राइबोसोम होता है जो 70S प्रकार का होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, याद रखना, भूल मत जाना किसी भी हालत में। राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दो जगह मिल रहा है। कहां? एक तो कोशिका द्रव्य में मिल रहा है और एक माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर मिल रहा है। जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर मिल रहा है वो कौन सा है? 70S। किसके जैसा? प्रोकैरियोट के जैसा। जबकि जो कोशिका द्रव्य में मिल रहा है, आप बोलेंगे सर कोशिका द्रव्य में कहां मिल रहा है? अंतःप्रेय द्रव्य जालिका के ऊपर मिलता है। आपने सुना होगा ना, खुरदरी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सुना है? नहीं सुना? कोई टेंशन नहीं, अभी सिर्फ इतना सा, कोशिका द्रव्य में जो मिलेगा 80S है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में 70S। यानी यूकैरियोट्स में दोनों प्रकार का होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था आज भी क्या, मीन कौन है, मुख्य कौन है, ये है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, ये हमारे सिंपल से 6 अंतर थे। आई होप ये पीछे की जो इमेज है शायद आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर पाई हो। ठीक है, चलिए, तो ये बेटा जी हमने आज पूरा डिटेल में पढ़ा है, राइबोसोम के बारे में सब कुछ पढ़ा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में कुछ अंतर पढ़ा। अब वापस से बारी आ रही है किसकी? हम बात करेंगे बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना की। अब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें कई सारी चीजें मिल रही है, हमें एक एक चीज पढ़नी है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इस कोशिका के बिल्कुल बाहर से, मतलब सबसे बाहर इस कोशिका में क्या मिल रहा है, ये हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन कब करेंगे बच्चों? ये हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में। जैसे एक हिंट दे देता हूं बेटा, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे बाहर क्या मिलेगा? कोशिका आवरण, जो 3 चीजों से बना हुआ है। कौन कौन सा आप जानते भी नहीं होंगे। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर होता है, अगर जानते हैं वेल डन। ग्लाइकोकैलिक्स, फिर कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, 3 चीज पढ़ेंगे। ये तीनों मिलकर क्या कहलाती है? कोशिका आवरण। हिंट दे रहा हूं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में क्या क्या मिलेगा? हम पढ़ेंगे राइबोसोम मिलेगा, हम पढ़ेंगे मीसोसोम मिलेंगे। मीसोसोम क्या थे? कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ घूम जाती है। अब कितने प्रकार के मीसोसोम होते हैं, कार्य क्या करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो टेंशन मत लीजिएगा, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा जी आज जो हमने पढ़ा है बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज आज हमने देखी थी। क्या देखी थी? आई होप याद रही होगी। क्या? राइबोसोम पूरा डिटेल में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर पड़े हैं। ठीक है, अब आई होप जो आज सारा पढ़ाया है, रिवाइज में बीच में करा ही रहा था, सारी चीजें याद है। राइबोसोम 70S, 80S, 70S की 2 इकाई, छोटी बड़ी, 30S, 50S, 40S, 60S, है ना। याद रखेंगे 30-50 क्या है? ये वो दर है या ये वो गति है जिससे हमने परख नली को घुमाया था, जिसके अंदर क्या था? आपका राइबोसोम था, जो उस गति पर क्या हुआ था? नीचे जिसका अवसादन हुआ था, घनत्व के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर क्या हुआ था? अवसादन हुआ था। ठीक है, तो एस याद रखना, स्वेडबर्ग इकाई, क्योंकि उन्होंने बताई है ना। और दूसरा एस का एक और मीनिंग था क्या? अवसादन गुणांक, अवसादन इकाई।
तो ये सारी चीजें बेटा जी आज हमने पढ़ी हैं। आई होप शायद आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। कंसेप्ट जो वीक थे शायद क्लियर हो गए होंगे, जिनके थे वेल डन, जिनके नहीं थे हो गए होंगे उनको भी वेल डन, वेरी गुड। अब समय हुआ है किस चीज का बेटा जी, आपके क्विज का। रेडी हो जाइए, सिंपल सा है। ये वो प्रश्न है जो नीट में आते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो क्विज में मैं जो प्रश्न लाता हूं ना, ये वो प्रश्न है जो नीट में आए हुए हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस तरीके से भी प्रश्न ले आऊंगा कि प्रश्न लिखा होगा और उसके नीचे वर्ष भी लिखा होगा, वो भी मैं ला दूंगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अभी जो लाए ये भी पिछले वर्षों के ही प्रश्न है बेटा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? सोचिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें राइबोसोम कौन सा मिलता है? 70S, 80S या दोनों, ए और बी या कोई नहीं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम मिलता है? सोच समझकर आंसर लगाइएगा बेटा जी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए दूसरा प्रश्न बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? सोच समझकर आंसर लगाइएगा। यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम मिलता है? 70S, 80S, दोनों ए और बी या कोई नहीं? चलिए समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा जी। यहां पर देखिए, पहला प्रश्न था बेटा हमारा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? 70S। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 70S। सिंपल, एज सिंपल, बहुत सिंपल। लेकिन अगला जो प्रश्न था, यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम मिलता है? अब कई बच्चे इस प्रश्न का आंसर गलत लगा सकते हैं। क्या आप बोलेंगे सर 80S? मैंने आपको क्या बोला था? यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों मिलते हैं, 70S भी और 80S भी। ये भी तो मिलता है ना, लेकिन क्या कोशिका द्रव्य में मिलता है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। तो अगर ध्यान से सुनो, अगर ऐसा ऑप्शन दिखे ना दोनों ए और बी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्या 70S भी मिलता है और 80S भी मिलता है? मिलता तो है ना 70S, बस बात यही थी। मिलता तो है ना? हाँ मिलता है। अगर मिलता है तो भैया सीधी सी बात है, थर्ड आंसर हो जाएगा दोनों ए और बी। आई होप मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही रहे होंगे। जिनके गलत हैं बेटा जी इस लेक्चर को कृपया करके वापस से दोहराइएगा, वापस से सुनिएगा, वापस से पढ़िएगा, डेफिनेटली फिर से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था बेटा जी आज का सिंपल सा क्विज, है ना। डीपीपी आपको या प्रैक्टिस पेपर्स आपको होमवर्क आपको नीचे होमवर्क सेक्शन में मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे किसकी बेटा जी? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना की बात करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।